हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ICSE अड्डा में। तो आज का जो हमारा सेट है ये आपका सेट है पॉलिटी प्लस इकोनॉमी का। इसके पहले सेट में हमने ज्योग्राफी और साइंस ये दो सेट कंप्लीट कर रखा है, जिसमें एक सेट में 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। प्रत्येक जो सेट है सब में 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। पॉलिटी प्लस इकोनॉमी इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जो सेट है आपका उत्कर्ष क्लासेस का सेट है, जो कि पूरी तरह से आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। जितने भी NCERT में क्वेश्चंस हैं 6 to 12 जो भी एग्जाम के पर्पज से जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो BPSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या टीचर के लिए या फिर दरोगा वगैरह किसी भी PCS के लिए भी अगर तैयारी करते हो तो आपको ये सब में काम आएगा। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है ना। पहला पढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट 1928 ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की वकालत करी थी। तो ये नंबर क्या है आपका इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार करना है और कौन सा विचार है, तो इसमें सही देखना है कि इसमें से उपरोक्त में से कौन सा सही है। पहला दिया हुआ है कि वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्यों की विधानसभाओं में 2 सदन होते हैं, ये सही है आपका। दूसरा दिया है कि दुस्सदनीय भारत की संसदीय सरकार की अनिवार्य विशेषता नहीं है, ये भी आपका सही है। एक और दोनों दोनों सही है। और कथन एक जो है दो को विशेषता को व्याख्या कर रहा है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर जो दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार करना है। ठीक है। परिस्थिति जो है दिया गया है और विचार कैसा करना है, तो उपरोक्त में से किस परिस्थिति में भारत का संविधान संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ है जो इसमें भारत के प्रावधान करता है। ठीक है ना। चलिए 3 नंबर में देखेंगे हम लोग। इसमें दिया हुआ है कि एक साधारण विधेयक को एक सदन से पारित होने में के 6 महीने बाद दूसरे सदन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की हुई है। ये एक नंबर आपका क्या दिख रहा है इसमें प्रावधान जो है ये सही दिख रहा है आपको। अगला दिया है संविधान संशोधन विधेयक किए जाने वाले संशोधनों पर सदन अंततः असहमत हो गए हैं, ये नहीं होगा आपका। जब लोकसभा किसी धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा द्वारा की गई किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो ये भी नहीं होता है। ठीक है ना। ये एक नंबर जो है आपका सही होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक आपका जो है सही है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के संदर्भ में राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें देखना है कि कौन सी योग्यता आपकी होनी चाहिए। ठीक है ना। देखेंगे सबसे पहले। और इसमें क्या करना है, सही उत्तर को इसमें चूज करना है। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें से क्या करना है आपको सही देख लेना है कि कौन सा इसमें आपका सही है। पहला दिया हुआ है कि व्यक्ति उस राज्य की निवासी होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति को भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये सही है आपका। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के मामले में व्यक्ति को केवल आरक्षित श्रेणी से संबंधित होना चाहिए, ये आपका सही है। ठीक है। उसके अलावा व्यक्ति के पास संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत निर्धारित कोई अन्य योग्यता होनी चाहिए, ये 1 2 3 4 सही आपको दिख रहा है। बी नंबर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, पढ़ेंगे पहले, कि राज्य की विधानसभा की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कि सही नहीं है। क्या करना है, इसमें देखना है कि सही नहीं है। ठीक है ना। तो पढ़ेंगे पहले। जब तक कि जल्दी भंग ना किए जाए या कार्यालय ना बढ़ाया जाए, कार्यकाल ना बढ़ाया जाए, राज्य की विधानसभा 5 साल के अंत में स्वतः ही भंग हो जाती है, भले ही राज्यपाल विघटन का और कोई औपचारिक आदेश जारी ना करे। ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपातकालीन उद्देश्य आपातकालीन उद्घोषणा के दौरान संसद राज्य विधानसभा के अवधि एक बार से 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। ठीक है ना। बोला जा रहा है कि आपातकालीन उद्घोषणा के दौरान संसद जो होता है राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी सही नहीं है। ठीक है। दोनों में से कोई सही नहीं, ना तो एक ना तो दो। ठीक है ना। चलो अगला देखेंगे। अगला दिया है कि रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है ना। यहाँ पे आपको दे दिया गया है और इसमें क्या करना है, आपको विचार करना है। देखेंगे पहले। कोई भी व्यक्ति कैदी या बंदी की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए आवेदन कर सकती है, 1 नंबर तो आपको सही दिख रहा है। ठीक है ना।
उसके बाद है कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामला तक भी फैला हुआ है। ठीक है ना, तो ये भी 2 नंबर भी आपका सही दिख रहा है। अधीनस्थ न्यायालय न्याय के हित में स्वतः संज्ञान लेकर रिट जारी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 1 और 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस कहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बी में दिया हुआ है केवल 1 और 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हमारा संविधान देश का मूल कानून है। हमारा संविधान देश का मूल कानून है जो सभी को मौलिक अधिकार और कर्तव्य देता है, लेकिन ये अपना अंतिम अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हमारे देश के लोग से। किससे करता है? हमारे देश के लोग से। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है? तो इसमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे अधिकार है जो कि भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसमें सही उत्तर क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, अब देखेंगे सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, ये आपका हाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये नहीं होगा। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा, ये भी नहीं होगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हो जाएगा। 1 और 4 हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 4। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को में से कौन सा सही है? इसमें क्या करना है, आपको सही चूज करना है कि इसमें से कौन सा आपको सही है। ठीक है, देखेंगे इसमें, पहले पढ़ लेंगे। सही उत्तर का चुन करना है, इसमें पहले पढ़ लेंगे। दिया है कि मौलिक अधिकार सामान्य कानूनी अधिकारों से भिन्न है, वे देश के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है। ये आपका सही है। ए नंबर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला है वे प्राकृतिक में पवित्र या अस्थायी या निरपेक्ष है। ये 2 नंबर गलत है। 3 में संसद भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को कम या निरस्त नहीं कर सकती, ये गलत है आपका। उसके बाद यह है कि राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि प्रतिबंधों को की तर्कसंगतता के निर्णय केवल भारत की संसद द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है। सिर्फ 1 नंबर सही आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये नंबर सिर्फ सही है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या सुरक्षा दी गई है? तो क्या सुरक्षा दिया गया है, तो इसका देखेंगे, पहले देखेंगे। इसमें ऑप्शंस दे दिया गया है। ठीक है ना, और आपको सही उत्तर का इसमें क्या करना है, चुनाव करना है। इसमें देखना है कि कौन सा सही है। ठीक है ना, पढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा, ये बात आपका सही है। किसी व्यक्ति के कार्य के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा या कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। 1 और 2 दोनों आपका सही है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी पे दिया हुआ है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला देखेंगे। अगला है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, जिसको DPSP बोलते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखना है कि कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है। इसमें क्या है, असत्य कथन को आपको क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, अब देखेंगे। 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक सभी बच्चों को पारंपरिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, ये आपका गलत है। राज्य प्रत्येक स्मारक या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थान की रक्षा करेगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखिएगा यहाँ पे, इसमें सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार प्रदान किया गया है। 3 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शंस होगा 1 और 2 क्या है, असत्य है। तो 1 और 2 कहाँ दिया हुआ है आपका, यहाँ पे बी में दिया गया है। तो 11 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे भी क्या किया है, कूट दे दिया गया है और इसमें देखना है। ठीक है ना, सही उत्तर से क्या करना है, इसमें चूज करना है आपको। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है प्रावधान, ठीक है। पंचायती राज संस्थाएं को दिया गया है, सही है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण, तीनों सही है आपका। डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा आपका, तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में दिया गया है कि ऐसी परिदृश्य में जब लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा दे देता है और उपाध्यक्ष का कार्यकाल खाली है, सदन की अध्यक्षता की जाएगी, तो ये कैसे किया जाएगा? तो 13 का क्या हो जाएगा आपका, देखिए सी नंबर, देखिए यहाँ पे सदन एक ऐसा सदस्य है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त कर सके, ये सी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
ठीक है ना। और देखिए नीचे दिया होगा सही कथन इसमें से कौन सा है, ये आपको क्या करना है, विचार करना है कि इसमें से सही कथन आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे। किसी भी सदन की किसी भी बैठक में सभी प्रश्नों का निर्णय अध्यक्ष या उस क्षमता के कार्य करने वाले व्यक्ति के अलावा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा दिया गया है सभापति जो है स्पीकर या उसके रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति संसद के किसी भी सदन की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम तय करेगा। 2 नंबर आपका यहाँ पे सही दिख रहा है। 2 नंबर क्या है, सही दिख रहा है। उसके बाद दिया है यदि कोरम पूरा ना हो तो राष्ट्र सभापति या स्पीकर सदन की बैठक को कोरम पूरा होने तक स्थगित या निलंबित कर देते हैं। ये भी आपका गलत है, केवल 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और इसमें देखना है कि कौन सा सही है, देखना है कौन सा सही है। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना भी ऐसे विधेयक पेश कर सकते हैं। ये आपका नहीं, ये आपका सही है। क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपका क्या दिख रहा है, इसमें सही दिख रहा है। 44वें CA ने राष्ट्रपति के लिए ऐसे विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया है। 2 नंबर है, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के चुनाव के संदर्भ में असत्य है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है असत्य है, तो इसमें से देखेंगे। देखिए इस चुनाव प्रणाली में मतदाता द्वारा प्रत्याशी को मत दिया जाता है। A नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 का A नंबर क्या हो जाएगा, असत्य है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में एक संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर कौन क्या हो जाएगा, देखिए 1989, 1989, B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम किस लोकसभा चुनाव में संपूर्ण देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम लोग बोलते हैं EVM बोलते हैं, प्रचलन में आ चुका था। तो ये कब आया था, आपको ज्ञात होगा कि ये जो हुआ था ये आपका हुआ था 2004 के लोकसभा चुनाव में। C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। और देखिए इसमें से क्या करना है, इससे असत्य है, इसमें से कौन सा असत्य है आपको ये क्या करना है, देखना है। ठीक है, चलिए देखेंगे। भारत में समस्त चुनाव लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। राज्यसभा सांसदों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में निर्वाचन मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मत से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। 2 नंबर क्या हो जाएगा, आपका सही दिख रहा है। इसमें क्या करना है, असत्य देखना है। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, केवल A इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या करना है, निम्नलिखित कथन पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, देखना है कैसा कि सत्य कौन है इसमें। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय का प्रावधान किया गया था। ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि ये किससे किया गया था, 74 से किया गया था, नहीं कि 73 से। अगले का देखेंगे। वर्ष 1952 में क्रियान्वित सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संबंध स्थानीय शासन के अधिकार से है। हाँ, 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर। अगला सवाल है कि पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करिए। क्या दिया हुआ है, पंचायती राज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना और सत्य का विचार करना कि कौन सा इसमें सत्य है आपका। ठीक है, चलिए अब देखेंगे। दिया हुआ है कि संविधान लागू होने पर पंचायत की स्थापना का विषय राज्य को सौंप दिया गया था। सही है। पंचायती राज का गठन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। ये भी सही है। ब्रिटिश भारत में पंचायती राज की स्थापना का श्रेय लॉर्ड रिपन को दिया जाता है। ये भी सही है। 1, 2, तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ D नंबर दिया, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, क्या करना है, विचार करिएगा। और कैसा विचार करना है, तो इसमें देखना है कि कौन सा इसमें आपका सत्य है। ठीक है, चलिए देखेंगे।
पंचायती संस्थाओं में केवल सामान्य श्रेणी की सीटों पर 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये आपका क्या लग रहा है? गलत। अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में तीनों स्तर तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 2 नंबर सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे युग्म दे दिया गया है 4 गो, ठीक है ना। अब इसमें देखना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है, ठीक है ना। 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा, ये तो आपका सही दिख रहा है। 16 दिसंबर 1946 मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का घोषणा, बी नंबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बी नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। 16 अगस्त 1946 जो दिया हुआ दिसंबर में, 16 दिसंबर 1946 दिया हुआ ना, ये 16 अगस्त को नहीं, सॉरी 16 दिसंबर को नहीं, 16 अगस्त को हुआ था, ठीक है ना। 16 अगस्त 1946 को हुआ था, ठीक है। अगला है 13 अक्टूबर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल, सही है। 16 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा के अधिवेशन पर आप, सही है, ठीक है ना। तो क्या ना बी नंबर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। क्या करना है? विचार करना है। और कौन सा विचार? इसमें से सत्य कौन सा है? क्या है? सत्य कौन सा है, ये देखना है आपको। इसमें से सत्य कौन सा, ठीक है। संविधान सभा के वास्तविक रूप से कुल 299 सदस्य थे, ये आपका सही है। 26 नवंबर 1949 की कुल 284 सदस्यों ने ही संविधान का पर हस्ताक्षर किया था, ये भी सही है। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ये सही है। तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सही हो जाएगा। डी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से देखना है फिर से क्या कि कहे कौन सा इसमें है सुमेलित नहीं है, ठीक है। पहला दिया है कि ऑस्ट्रेलिया जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये नंबर सही है। कनाडा जो है और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी सही है। आयरलैंड जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी आपका सही है। फ्रांस जो है, डी नंबर में फ्रांस दिया हुआ है, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। डी नंबर क्या हो जाएगा? इसमें गलत आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कथन, आज इस समय बनाए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो यह कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो कमियों को दूर करें और उस देश के आवश्यकताओं के अनुरूप बना सकें। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के ये जो कथन है ये किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है इन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में असत्य है। 27 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें देखना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वित्त आयोग के लिए, तो उपयुक्त में से जो डी नंबर दिया है उनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें बाकी जितना भी ऑप्शन दिया है A B C तीनों दिया है, तीनों का सही है, तीनों सही है, ठीक है ना। आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको रोक के पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नागरिकता के संदर्भ में असत्य है। नागरिकता के लिए बोला जा रहा है कि नागरिकता के लिए कौन सा असत्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ये जो है नागरिकता के में असत्य है, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला है कि राज्य की संप्रभुता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सर्वप्रथम किस देश के द्वारा किया गया था। तो ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये फ्रांस के द्वारा किया गया था। ए नंबर क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संकल्पना भारत राज्यों का एक संघ होगा, किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये किस अनुच्छेद से है? तो आपको पता है कि अनुच्छेद 1 जो है इसमें आपको दिया गया है, ठीक है। अगला है कि निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। जो निर्वाचन आयोग है इसके मामले में क्या करना, आपको विचार करना है। यहाँ पे दे दिया गया है अनुच्छेद 324 असत्य, इसमें देखना है कि कौन सा असत्य है, ठीक है, कौन सा असत्य है। दिया है अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है, ये आपका सही है, ठीक है। दूसरा है, राष्ट्रपति केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को साधारण बहुमत पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। 2 और 3 क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, केवल 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सत्य है, ठीक है ना। इसमें देखना है कि कौन सा इसमें सत्य है। तो वित्त आयोग की एक अर्ध न्यायिक संस्था है, ये आपका सही है। ये आयोग अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये एक 4 सदस्यीय निकाय है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, केवल एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि राज्य महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। अब इसमें दिया गया है कौन सा, कि इसमें सत्य कौन सा है, ठीक है। तो पढ़ेंगे पहले कि राज्य जो होता है महाधिवक्ता को सदन में बोलने व भाग लेने का अधिकार है। राज्य में राज्य महाधिवक्ता जो होते हैं उनको सदन और बोलने व भाग लेने का क्या होता है, अधिकार है। तो ये बात आपका यहाँ सही है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये भी आपका सही है। 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव होना चाहिए, ये आपका गलत है। 5 वर्ष सिर्फ नहीं, ठीक है ना, 10 साल तक वकालत की क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और उच्च न्यायालय के, चलिए आगे देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे दे दिया होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सी नंबर में 1 और 2 हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक है ना। इसमें देखना है कि कौन सा कथन जो आपका है ये आपका सत्य है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, ये आपका गलत है। संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत पास करके उसे पद से हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित करना है और इसमें देखना है कोड को मिला देना है, ठीक है। अब पहला में देखिए क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहला में दिया हुआ है, एक सेकेंड इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ में। हाँ देखिए, राष्ट्रपति महिला आयोग, ठीक है, सॉरी राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये कब होता है, 1992 में। कब, 1992। यहाँ आप करेंगे 4 नंबर में, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है ये आपका कब हो जाएगा, 1993। 1993 यहाँ 3 नंबर, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है ये आपका हो जाएगा 2007। कब हो जाएगा, 2007। उसके बाद बचा केंद्रीय सत्कर्ता आयोग जो है 2003, ठीक है। इसको आप मिला लेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बी नंबर में, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे। अगला है कि भारत की उच्चतम न्यायालय की कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, कैसे होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, क्वेश्चन क्या था कि भारत की उच्चतम न्यायालय की कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें देखना है सत्य कथन, 2 3 दिया है, सत्य कथन देखना है। तो अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, हाँ 2 नंबर हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश अपना दायित्व का निर्वहन ना कर पा रहे हों, तब 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा, बी नंबर 2 और 3। अगला सवाल है कि आपातकालीन प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। इसमें कथन दे दिया गया है, आपको इसमें विचार करना है। पहला दिया हुआ है, किससे विचार करना है, सत्य देखना है इसमें, ठीक है। पहला है कि भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख है, सही है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रपति आपातकालीन लागू कर सकता है, नहीं, बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, 3 नंबर सही है। 1 और 3 ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें क्या करना है, आपको सत्य कथन को ढूंढना है कि कौन सा सत्य है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सही है। भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 144 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, शक्ति और प्रक्रिया का आदि का उल्लेख है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ 1 नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। भाग जो है ना, भाग 5 से अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय और गठन स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र और शक्ति प्रक्रिया का आदि का उल्लेख है। कितना तक, 44 तक ना होकर 47 तक, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकार का हनन होता है तो किस अनुच्छेद के तहत सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, देखिए 226 जो होता है, अनुच्छेद 226, ठीक है ना, इसके तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। किसके तहत, अनुच्छेद 226, तो केवल 2 हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है ना, प्रस्तावना के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है और क्या देखना है कि इसमें सत्य कौन है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में सिर्फ समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है कि प्रस्तावना का को संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। 2 नंबर इसका सही है, केवल बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपको पता है ना, क्या होगा, फ्रांस के संविधान से। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। आगे है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या करना है आपको, विचार करना है। अब देखेंगे कि इसमें कैसा विचार करना है, तो ये देखिए यहाँ पे असत्य लिखा हुआ है कि असत्य इसमें कौन सा है, ये देखना है आपको। ठीक है, तो यह एक संवैधानिक निकाय है, ये तो आपको सही दिख रहा है। इसमें अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं, ये आपका गलत है। क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये अध्यक्ष व सदस्यों की कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 70 वर्ष तक होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 और 3, बी नंबर इसका देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 गलत है। ठीक है, आगे चलें। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, सम्मिलित करना है। सूचियों को दिए गए कूट पर प्रयोग करके सही उत्तर का क्या करना है, इसमें चयन करना है। ठीक है, तो पहले क्या दिया हुआ है, अब मिला लेंगे हम लोग। पहले दिया हुआ है संघ लोक सेवा आयोग, तो ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 315 में। कहाँ मिलेगा, अनुच्छेद 315 में मिलेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा 338 में, अनुच्छेद 338 में। ठीक है, महाधिवक्ता का, तो ये आपको मिलेगा 165 में। कहाँ पे, 165। और वित्त आयोग आपका तो 280। वित्त आयोग कहाँ पे, 280। तो इसका राइट आंसर आपको कहाँ पे होगा, आप इसमें देख लेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे सी नंबर में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है ना, और इसमें देखना है कि कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। इसमें देखना है कौन सत्य है। प्रारंभ में इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया था, ये तो आपका सही है। 79वें संविधान संशोधन के तहत इसकी स्थापना की गई थी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये 338वां के तहत इसको क्या किया गया था आपको 65वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको किया गया था। ठीक है ना, अनुच्छेद 338 के तहत। ओके, चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपको पता है किससे लिया गया है, ये लिया गया है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी इस तथ्य की संकेत देती है कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में निहित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संसदीय लोकतंत्र। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। ठीक है, ये आपको देखना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे सही है। देखिए, और इसमें देखेंगे कि वह संसद में लंबित विधायक के संबंध में संसद के सदनों को संदेश भेज सकते हैं, नहीं ये नहीं होगा। वो प्रधानमंत्री के परामर्श से संसद के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में प्रश्न पर निर्णय लेते हैं, सही है। पुदुचेरी के मामलों में राष्ट्रपति विनियम बनाकर कानून बना सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब विधानसभा निलंबित या भंग हो, गलत हो जाएगा। सिर्फ केवल 2 सही आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। देखिए यहाँ पे बार बार असत्य टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो चीज़ें बहुत गलत हो जाती है कभी कभी। ठीक है ना, असत्य लोग सही समझ के गलत कर देते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे यहाँ डी नंबर आप देखिएगा, डी नंबर देखिएगा, देखो जूम कर देता हूँ। संसद के पास भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है जो किसी राज्य में शामिल नहीं हो, इसके बावजूद कि ऐसा मामला राज्य सूची के गिना गया है। डी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो सही हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, आपका ये जो चीज़ें हैं ये असत्य हो जाएगा, जो कि सही है। क्या हो जाएगा, ये असत्य है। चलिए अगला देखेंगे।
अगला दिया हुआ है कि सरकारी आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें देखना है कि कथन जो है कौन सा इसमें सही है। क्या करना है, इसमें देखना है कि कथन जो है कौन सा आपका सही है। तो देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत करना, ये आपका सही है। केंद्र में को राज्यों की सहमति के बिना भी अपने सशस्त्र बलों के तैनात करने की सक्षम होना चाहिए, सही है। समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए, ये भी सही है। अन्य अवशिष्ट शक्तियाँ समवर्ती सूची में होनी चाहिए। चारों की चारों क्या है आपको सही है, इसके लिए होगा उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है कथन सही है कौन है, इसको आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो चलिए पहले एक एक करके पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा इसमें सही है। यदि कोई प्रश्न उठाता है कि कोई मामला है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल को इस संविधान के तहत या इसके तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, तो राज्यपाल का अपना विवेक से लिए गया निर्णय अंतिम होगा, ये आपका सही है, ठीक है। अगला दिया हुआ है कि जहां राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करना है वहां राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक जो है आपका सही होगा। 51 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है। तो संघ सूची की बात हो रही है कि कौन सा इसमें शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए। संघ सूची में विदेशी मामले होते हैं, समाचार पत्रों को बिक्री या खरीद पर कर होते हैं, सेवाओं पर टैक्स होते हैं, प्रमुख बंदरगाह होते हैं। चारों के चारों क्या हो जाएंगे, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति जो है या शक्तियाँ हैं केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। केंद्र और राज्य के बीच विभाजित की बात बोल रहा है, तो देखिए इसमें से विधायिका जो है ये आपको है कार्यपालिका है बट न्यायपालिका नहीं है, ठीक है ना। ये 1 और 2 हो जाएगा, 3 नंबर आपको नहीं होगा, ठीक है। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। दिया हुआ है कि संसद भारत के पूरे क्षेत्र या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। संसद जो होता है भारत के पूरे क्षेत्र या किसी भी हिस्से के लिए क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, तो हाँ बना सकती है। दूसरा है कि संसद अकेले अकेले ही अति क्षेत्रीय विधान कानून बना सकती है, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी कर सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको सी नंबर, 1 और 2 दोनों सही है। अगला देखेंगे। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है आपको, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कथन जो है असत्य, देखना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है, ठीक है। पहला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक के संबंध में कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि जापान एक ऐसा देश है जहां प्रधानमंत्री राज्य के प्रमुख होते हैं, ये भी आपका गलत है। और रूस में सरकार का एक अर्थ राष्ट्रपति रूप है जिसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, 3 नंबर सही है। ये 1 2 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अस्थाई कार्यकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। देखना है कि कथन कौन सा इसमें सत्य है, इसमें क्या करना है आपको सत्य कथन को चूज करना है, ठीक है। दिया है कि प्रधानमंत्री संसद में बहुमत दल का नेता होता है, गलत गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है, ये आपका सही हो जाएगा, केवल 2 बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, अब इसमें दिया हुआ है, एक सेकंड, हाँ इसमें आपको दिया हुआ है कि कथन सत्य, इसमें ढूंढना है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है। लोकसभा के बहुमत से पारित और राज्यसभा द्वारा सहमत प्रस्ताव द्वारा उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ये आपका सही है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राष्ट्रपति के रिक्त पद के शेष कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 आपका सही है। अगला देखेंगे।
अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष संबोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए इसमें से देखना है कि कौन सा आपका सही है, ठीक है। अब इसमें मिलाएंगे पहले। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के सदन से प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। हाँ, 1 नंबर सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों की जानकारी देते हैं। 1 और 2 दोनों सही दिख रहा है आपको, ठीक है। दोनों विकल्प जो है आपका सही है, C नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, देखें। अगला है आपका कि राष्ट्रीय विकास परिषद NDC निम्नलिखित के बीच सहयोग और विकास योजना की सुविधा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्य की सरकार के बीच में। A नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि केंद्र और राज्य के बीच सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रावधान को शामिल किया गया है। तो इसमें देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे चयन करना है, ठीक है ना, सहायता से चयन करना। पहले अब देख लेंगे कि कौन कौन सा होगा, ठीक है। थोड़ा छोटा कर, चाहे छोटा नहीं करते हैं, इसको एक एक करके पढ़ देते हैं। संसद किसी भी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटियों के पानी के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है। A नंबर आपका सही दिख रहा। अगला देखेंगे कि राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के बीच साझा हित के विषय की जांच और चर्चा करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। ये भी सही है। अगला देखेंगे, अगला है कि पूरे भारत में केंद्र और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कृतियों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों पर पूर्ण विश्वास और श्रेय दिया जाना चाहिए। ये भी आपका सही है। अगला है कि संसद जो है व्यापार और वाणिज्य के अंतर्राज्यीय स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त पदाधिकारी नियुक्त कर सकती है। तो ये चारों के चारों आपको क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है, ठीक है ना। तो D नंबर क्या जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री उसकी नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वो संसद के किसी एक सदन का सदस्य हो, लेकिन 6 महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए अब जो इसमें कथन दिया हुआ है, कैसा असत्य को ढूंढना है कि इसमें कौन सा भैया आपका असत्य क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें से कौन सा असत्य है, अब इसमें देखना है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक जो समृद्धि होती है 3% से ज़्यादा रही। ये आपका गलत है। प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि पर 1% रह गई। ये आपका गलती है। औपनिवेशिक काल में डॉक्टर बी के आर वी राव द्वारा राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के संबंधित अनुमान महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये सही है, 3 नंबर आपका सही है। लेकिन 1 और 2 क्या है, असत्य है। ये क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, D नंबर। 1 और 2 क्या है, असत्य है। अगला सवाल देखेंगे। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या करना है आपको, निम्नलिखित कथन पर क्या करना है, विचार करना है। आप देखेंगे इसमें से सही कौन सा है। कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता थी। 1 नंबर सही है। दूसरा है कि कृषि अधीन क्षेत्र के विस्तार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन कृषि उत्पादकता में कमी आई। 2 नंबर आपका सही है। बंगाल में लागू की गई जमींदारी व्यवस्था ने वहां के किसानों की स्थिति में सुधार लाने की प्रयास किया। नहीं, 3 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया है आपका कथन, और इसमें से क्या करना है आपको, विचार करना है कि इसमें से असत्य कौन है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि असत्य कौन सा है, ये आपको इसमें देखना है। ठीक है, देखिए सूती कपड़ा मिले प्राय विदेशियों द्वारा ही लाई गई और यह देश के पश्चिमी क्षेत्रों में ही अवस्थित है। ये गलत है। पटसन उद्योग की स्थापना प्राय भारतीयों द्वारा की गई और ये उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। नहीं, ये भी नहीं, ये भी गलत है। भारत में पूंजीगत उद्योगों की अभाव ही बना रहा। तो 3 नंबर सही। 1 और 2 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोनों असत्य है, 1 और 2।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं है। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा इसमें पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पूंजी जो होता है ये आपका नहीं होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए, निम्नलिखित में से किन राज्यों में सर्वाधिक सफलता मिली थी। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सफलता कहाँ मिला था। तो आपको पता होना चाहिए केरल और पश्चिम बंगाल, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के तहत निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए लाइसेंस पद्धति जारी की गई। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रमुख पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछड़े क्षेत्र में जो उद्योगों का क्या होगा, बढ़ावा, एक नंबर। और एक मिनट, हाँ ये तो होगा। उसके बाद है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मात्रा को नियंत्रित करना, ये भी है। एक और दो दोनों दिख रहा है। निर्यात को बढ़ावा देना नहीं, ये नहीं। आयात का प्रतिस्थापन नहीं, ये नहीं। एक और दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि 1991 के बाद शुरू की गई आर्थिक सुधार नीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। ठीक है, और दिया गया है कि इसमें कथन असत्य को क्या करना है, ढूंढना है कि कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। पढ़ेंगे। वित्तीय क्षेत्रक सुधार के अंतर्गत रिजर्व बैंक को और अधिकार देकर आर्थिक क्षेत्र में नियंत्रण की भूमिका पर लाया गया। ये आपका क्या लग रहा है, ये आपका क्या है, गलत है। एक नंबर क्या हो जाएगा, असत्य है। दूसरा दिया गया है कि विदेशी निवेश संस्थाओं एफ आई आई को म्यूचुअल फंड में निवेश की अनुमति दी गई, ये आपका सही है। प्रत्यक्ष करों को बढ़ोतरी की गई, ये आपका गलत है। मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, ये आपका सही है। दो और एक सही है, और दो और चार सही है, और एक और तीन क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असत्य देखना था ना जी। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, असत्य है, एक और तीन। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखिए यहाँ पे उद्देश्य पूछा जा रहा है कि प्रमुख उद्देश्य आपका क्या है। तो विश्व की सभी देशों में व्यापार के समान अवसर सुलभ करवाना, ये आपका प्रमुख उद्देश्य था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक निर्भरता की समस्या के प्रमुख कारण निम्नलिखित में से हो सकते हैं। तो इसमें से कौन कौन सा हो सकता है, तो आपको पता होना ही चाहिए कि निम्न पूंजी निर्माण की क्षमता, आधिकारिक संरचनाओं का अभाव भी है, मांग की कमी, अधिक जनसंख्या है। चारों के चारों सही हैं, एक दो तीन चार, चारों का चारों सही होगा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें से जो कथन दिया गया है, क्या करना है, इस पर विचार आपको करना है। दिया हुआ है कि वर्ष 2014 से 15 में प्रारंभिक शिक्षा पर होने वाले सार्वजनिक व्यय में राज्यों के बीच काफ़ी अंतर था, ये आपका सही है। हिमाचल प्रदेश में यह उच्चतम है, वहीं बिहार में न्यूनतम है, ये भी आपका सही है। शिक्षा आयोग 1964-66 में यह सिफारिश की थी कि सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 8% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तीन नंबर आपको गलत दिख रहा है। और क्या करना है, कथन असत्य है। तो तीन नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि महिलाओं की ओर उन्मुख एक निर्धरता निवारक सामुदायिक कार्यक्रम कुटुम्ब श्री कहाँ चलाया गया है। तो देखिए कुटुम्ब श्री की बात हो रही है, तो कुटुम्ब श्री कहाँ चलाया गया है, आपको पता हो चाहिए केरल में। कहाँ पे, केरल में चलाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित पर गुणों पर विचार करिए। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है आपको वैकल्पिक और राज्य। ठीक है ना, वैकल्पिक, विपणन, मंडी दिया हुआ है और राज्य दिया गया। चलिए देखते हैं। उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं। तो इसमें अपनी मंडी जो है पंजाब और हरियाणा और राजस्थान में, ये तो सुमेलित दिख रहा है यहाँ पे। राय रायतूबाज आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये भी आपका सही दिख रहा है। उझावर जो है तमिलनाडु, ये भी आपका सही दिख रहा है। तीनों के तीनों आपको क्या है, उपयुक्त में से तीनों सही हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा इसमें सत्य है। ठीक है ना, कौन सा इसमें आपका सत्य है देखना है। चलिए, वे सभी क्रियाकलाप जो जीडीपी में योगदान देती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, सही है।
वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं वो श्रमिक कहलाते हैं। सही है। स्वरोजगार या नियोजन में लगे व्यक्ति भी श्रमिकों के अंतर्गत आते हैं। तीनों के तीनों सही हैं। सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में बेरोजगारी की आंकड़े एकत्रित एक एवं प्रकाशित करता है, तो ये कौन करता है? देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है NSSO। कौन करता है? NSSO करता है। ठीक है। अगला देखेंगे। अगला दिया हुआ है कि भारतीय कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि मौसमी बेरोजगारी यहाँ पे होता है। कौन सा? मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये 1 और 4 इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नई आर्थिक नीति में किए गए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या करना है? निम्नलिखित कथन पर क्या करना है? आपको विचार करना। देखेंगे पहले, देखिए भाई यहाँ पे आपको सत्य कथन ढूंढना है। ठीक है ना। सत्य कथन कौन सा है? तो दिया गया है कि सभी उद्योगों में निजी क्षेत्र के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। ये गलत है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी आरक्षित क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। गलत है। दोनों के दोनों चीज़ें जो दी है गलत दिया गया है। ठीक है। डी नंबर ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा ना ही 2 होगा। ठीक है। अगला देखेंगे। अगला दिया हुआ है कि भारत में जनता के लिए आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत जो है क्या है? आजीविका के लिए सबसे बड़ा का स्रोत क्या है भारत में? तो आपको पता होना चाहिए जो कि आपका स्वरोजगार है। बी नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि WTO की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है कि WTO की स्थापना कब हुई थी? आप इसको क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुआ था। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1997 में हुआ था कि 95 में हुआ था कि 89 में कि 1992 में? इसको कमेंट करके बताइए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? अब बताइए। यहाँ पे पूछ दिया गया है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो होती है न्यूनतम होती है। यहीं आपकी क्या हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगी 79 की। देखिए पता है आपको कि प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होता है वो स्थिति है जहाँ लोग रोजगार में तो हैं लेकिन वो अल्प रोजगार या अकुशल काम कर रहे हैं। ठीक है ना। इसका मतलब है कि उनकी कौशल और क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है या वो अपनी इच्छा से कम काम कर रहे हैं। ठीक है ना। जो भी मतलब उनको जो भी उनके पास क्षमता है करने का उससे भी उनको कम दिया जा रहा है। यही क्या हो जाएगा? आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला दिया हुआ है कि भारत के संदर्भ में हिंदू विकास दर का विचार किसने दिया? तो आपको पता होना चाहिए कि किसने दिया था। ये आपको दिए थे राजकृष्ण ने। किसने दिया था? राजकृष्ण। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है आधुनिक अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। आधुनिक के बारे बात हो रही है। तो देखिए इसमें देखना है कि कौन सा सत्य है। पहला दिया हुआ है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। ये तो आपका सही है। एडम स्मिथ की पुस्तक राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों का अन्वेषण है। सही है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यह परिभाषा एडम स्मिथ ने दी थी। ये भी आपका सही है। डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसा विचार करना है? तो सत्य कौन सा है ये आपको क्या करना है? इसमें देखना है कि कौन सा इसमें सत्य है। ठीक है। अब चलिए देखेंगे। जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष की उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य है। ये नंबर आपका क्या है? सही है। सभी निवासियों और गैर निवासियों द्वारा दिए गए उत्पादन को शामिल किया जाता है चाहे उत्पादन का स्वामित्व एक ही का स्थानीय कंपनी का हो या विदेशी स्वामित्व हो। ये भी सही है। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मापन बाजार मूल्य पर होता है। ये भी सही है। 1 2 3 तीनों आपका सही है। ठीक है ना। तीनों का तीनों क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 1 2 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना किन विधियों से की जाती है? तो देखिए इसमें आप देखेंगे, एक मिनट आप यहाँ पे देखिए, देखेंगे यहाँ पे कि कारक अदायगी के समस्त मूल्यों की माप करके आय की विधि क्या किया जाता है? विधियों को गणना किया जाता है। ये आपका सही दिख रहा है।
ठीक है। उसके बाद फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को समस्त मूल्यों की माप करके उत्पादित नहीं, ये नहीं होगा। फर्मों द्वारा पर्याप्त व्यय के समस्त मूल्यों की माप करके व्यय विधि, हाँ 3 नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 3 आपका C नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखिएगा आपका ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है, D नंबर, जैसे कि नॉर्थ कोरिया का है, ठीक है ना, वहाँ का बंद अर्थव्यवस्था है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से कौन सी मानदेय पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आती है। अब देखिए 85 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करके सही उत्तर को चूज करना है। इसमें कूट दिया गया है, अब इसको क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पर्याप्त कर्ज, ये आपका सही है। दूसरा है सार्वजनिक उपक्रम के शेयरों की बिक्री से प्राप्त धन, ये भी आपका सही है। तीसरा दिया है वस्तु एवं सेवाओं को निर्यात से पर्याप्त धन, नहीं ये नहीं। और चौथा दिया है तंबाकू और पेट्रोलियम पदार्थों पर उच्च कर लगाकर प्राप्त धनराशि, नहीं ये नहीं होगा। 1 और 2 हो जाएगा, A नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि भुगतान संतुलन के संबंध में नीचे गए दिए गए युग्मों को कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे आपको सुमेलित दिखाया जा रहा है, ठीक है। आप इसमें देखेंगे कि कौन सा इसमें सुमेलित है, ठीक है। चलिए व्यापार घटा आयात निर्यात से अधिक, ठीक है। अदृश्य व्यापार सेवाओं का व्यापार, सही है। गैर उत्पादन आय पर्यटन, सही है। 1 2 3 तीनों आपको क्या इसमें सही दिखाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा D नंबर, 1 2 3 तीनों सही है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विनिमय दर का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। सर्वोत्कृष्ट वर्णन कौन करता है, तो देखेंगे यहाँ पे विदेशी मुद्रा की एक इकाई क्रय में खर्च हुई घरेलू मुद्रा की कुल इकाई जो होता है, B नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक एजेंट के अंतर्गत आते हैं। इसमें सही कूट क्या करना है, चूज करना है आपको, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सा आपका सही है, ठीक है। उपभोक्ता, सरकार, निगम, बैंक, चारों के चारों तो सही दिख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। अगला है कि अर्थशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है। अब देखिए ये बुक के लेखक जो है आपको पता है कि जॉन मेनार्ड किन्स जो है इसके लेखक हैं, B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और देखना है कि कौन सा इसमें आपका असत्य है, कौन सा इसमें असत्य है, ये आपको देखना है। ऐसी वस्तुएं जिनकी अंतिम उपभोग उपभोक्ताओं को द्वारा की जाता है वो अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं, 1 नंबर सही है। वस्तुएं अपनी प्रकृति के कारण अंतिम वस्तुएं बनती है, 2 नंबर गलत है। मध्यवर्ती वस्तुएं एवं अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है, सही है। सिर्फ 2 नंबर क्या हो जाएगा, इसका गलत जवाब हो जाएगा, C नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला चलेंगे। अगला है कि आरक्षित नगम अनुपात, जिसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, CRR बोलते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और क्या है सत्य कथन, देखना है कि इसमें कौन सा सही है, तो देखेंगे। चलिए दिया हुआ है कि इसके अंतर्गत व्यावसायिक बैंक रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित जमा राशि के एक भाग को अपने पास रखते हैं, गलत। इसके अंतर्गत व्यावसायिक बैंक इससे सोना, सरकारी बॉन्ड तथा करेंसी नोट के रूप में रखते हैं, गलत। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें गलत हो जाएंगे, D नंबर, ठीक है। अगला है कि वस्तु की पूर्ति यथावत रहने पर यदि वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो इसमें बताइए क्या होगा, तो ब्याज की दर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, B नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्थिरीकरण जो होता है के संबंध में सटीक व्याख्या करता है, स्टेबलाइजेशन के बारे में क्या करता है, सटीक व्याख्या करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे देखिए, रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा के प्रवाह से उत्पन्न अतिरिक्त मुद्रों की नियंत्रित करना, D नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि आय में इकाई वृद्धि के कारण प्रत्याशित उपभोग के में वृद्धि की दर को क्या कहते हैं, तो वृद्धि की दर को क्या बोलेंगे,
तो ये बोलेंगे आपको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सरकार बजटीय घाटे के वित्त पोषण के लिए कौन सा कदम उठा सकती है, तो ये कौन सा कदम उठाएंगी, तो इसमें देखेंगे आप करारोपण, करारोपण ये हो जाएगा, ऋण ऋण ग्रहण, नोट छपाकर, 1 2 3 हो जाएगा, कर की कटौती नहीं होगी, ठीक है। 3 नंबर सी आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसमें देखना है कि कौन सा इसमें सत्य है, देखना क्या है कि इसमें कौन सा आपका सत्य है। तो देखेंगे, पहला दिया हुआ है कि किसी वस्तु की देशी कीमत स्तर और विदेशी कीमत स्तर के अनुपात को वास्तविक विनिमय कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका सही दिख रहा है यहाँ पे। उसके अलावा वास्तविक विनिमय दर 1 से अधिक होने पर विदेशों की तुलना में देशी वस्तुएं महंगी होती है, ये गलत हो जाएगा। अगला है कि किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की माप के लिए वास्तविक विनिमय दर का प्रयोग किया जाता है, ये आपका सही है। 1 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक सेकेंड, हाँ, अगला दिया हुआ है कथन मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। 97 में क्या दिया गया है, कथन दिया गया है, और कथन ये है आपका, तो ये कथन ये तो आपको सही दिख रहा है कि मुद्रा का अवमूल्यन जो होता है निर्यात को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और कारण दिया हुआ है कि मुद्रा के अवमूल्यन जो होता है के कारण विदेशी बाजार में देशी वस्तुएं सस्ती हो जाती है, ये आपका सही है। ये नंबर क्या हो जाएगा, कथन सही है, ये कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है आपका 98 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से, सॉरी एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। अब देखिए जीडीपी की बात हो रही है, तो किसी, देखिए यहाँ पर दिया है कि किसी वर्ष विशेष में देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत सृजित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का योग जो होता है, ये आपको जीडीपी के वर्णन कर रहा है, ठीक है ना, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब इसमें आपको सही उत्तर चूज करना है, 3 को कूट आपको दे दिया गया है, 3 कूट आपको दे दिया गया है, इसमें से सही चूज करना है। पहला दिया है कि उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण, ये आपका गलत हो जाएगा। बाजार में निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन करना, ये आपका सही है। बाजार में निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन करना, ये सही, हाँ सही है। अगला है कि श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर, ये भी सही है। 2 और 3 क्या हो जाएगा, सही, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस सेट का आपका आखिरी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के संचालन के लिए निम्नलिखित में से किन उपकरणों का प्रयोग करता है, तो इसमें से कौन सा करता है आप देखेंगे, ठीक है ना। इसमें सही उत्तर चूज करना है देख के। और खुली बाजार कार्यवाही सही है, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है। नगद आरक्षित अनुपात CRR, ये भी सही है। बैंक दर BR जिसको बोलते हैं। सांविधिक तरलता अनुपात जिसको SR बोलता है लोग, ये 1 3 4, 1 2 3 4, चारों के चारों क्या हो जाएंगे आपको, उपरोक्त में से सभी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी आपका सही हो जाएगा। अगला जो हमारा होगा, अगला जो हमारा सेट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हिस्ट्री का। इसके बाद जो सेट आएगा आपका हिस्ट्री इतिहास का सेट होगा, ठीक है ना। इसका 100 को क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर अभी तक ने लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।